फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हिटवर्थ द्रुत वापसी यंत्र विन्यास के बारे में कि जानेंगे हमारा व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है। इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके आगे भी जो आपके थ्योरी ऑफ मशीन में पहले चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आज सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में, जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, एक व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब जान लेते हैं कि व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है। तो जो आपका यह मैकेनिज्म होता है या यंत्र विन्यास एक हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, जिसका उपयोग हम सेपर तथा स्लॉटर मशीनों में करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो हमारा व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग सेपर तथा स्लॉटर मशीनों में करते हैं। अब यहाँ पर इसके हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या कहता है। तो यहाँ पर जो आपकी कड़ी बी दिखाई गई है, तो वो क्या रहती है, आपकी कड़ी बी हमारी यहाँ पर फिक्स है। इसका निशान भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कड़ी बी है वो यहाँ पर फिक्स कर दी गई है, तथा कड़ी ए जो है वो हमारा क्रैंक का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका डिनोट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका ए है, जहाँ पर आपका ये एरो बता रहा है, तो ये हमारा कड़ी ए है और यही हमारा क्रैंक का कार्य करता है। ठीक ना फ्रेंड्स। तथा पी बिंदु क्या है, ये हमारा पी बिंदु पर दोलन करता है। जहाँ हमारे पी पॉइंट दिखाया गया है, यहाँ पर हमारा जो क्रैंक है इसी के अबाउट हमारा रोटेट करता है या घूमता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारी कड़ी डी है, जो वो हमारी कड़ी ए के खांचे में रेसिप्रोकेटिंग और मतलब कि आपका पश्चाग्र करती है। जो आपका यहाँ पर डी पॉइंट दिखाया गया है वो आपके कड़ी ए पर, जो यहाँ पर कड़ी ए है, इसी में के खांचे में हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। फिर आपका यहाँ पर आगे कह रहा कि कड़ी ए के दूसरे सिरे पर लगे एक लीवर पर सिर पर काटने वाला हमारा कटिंग टूल लगा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर कड़ी ए है उसका ये जो दूसरा सिरा है उस वो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा यहाँ पर हमारा कटिंग टूल यहाँ पर लगा रहता है। फिर कह रहा है कटिंग टूल सी के घूमने पर हमारा जो सी पॉइंट है वो कटिंग टूल क्रैंक सी के घूमने पर पश्चाग्रगति करने लगता है। जो ऐसे ही हमारा क्रैंक सी, ये हमारा क्रैंक है, ये जो हमारा क्रैंक सी है वो जैसे ही घूमेगा, जैसे ही आपको इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो क्या होगा, ये कनेक्टिंग रॉड जो लगी है, कनेक्टिंग रॉड के सहारे ये हमारा कटिंग टूल भी क्या करने लगता है, पश्चाग्रगति करने लगता है। मतलब इस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है। बाकी आपका यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। आपका यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका क्रैंक है उसके अल्फा कोण घूमने पर, मतलब जो आपका यहाँ पर क्रैंक है उसके अल्फा कोण घूमने पर जो हमारा टूल है वो आगे की दिशा में बढ़ जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि आगे की दिशा में चलते हुए या कटिंग करता है। जैसे ही आपका ये क्रैंक सी है वो अल्फा कोण हमने कोई मान लिया कि जैसे कि आपका यहाँ पर डिनोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर कर आपको दिखाया गया। यहाँ पर जैसे ही हमारा कुछ इस प्रकार से क्रैंक घूमा तो क्या करता है, ये हमारा जो कटिंग टूल है वो आगे की दिशा में गति करते हुए कटिंग करने लगता है। फिर कह रहा है कि क्रैंक बी, मतलब क्रैंक बीटा के घूमते समय टूल हमारा पीछे की ओर, यहाँ तक देखिए यहाँ से आपका अल्फा आया तो क्या हुआ, मतलब हमारा जो कटिंग टूल है आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमारे बीटा आएगा वो क्या बीटा कोण पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यही जो आपका कटिंग टूल है वो पीछे की तरफ यहाँ पर लौट आता है या पीछे की तरफ चला आता है। फिर कह रहा है कि अतः अल्फा कोण में लगा समय, मतलब काटने की क्रिया में लगा समय, तथा बीटा कोण के घूमने पर लगा समय टूल की वापसी में लगा समय होता है। फिर कह रहा है कि अल्फा कोण सदैव हमारा जो है बीटा कोण से कम रहता है। जो, या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो हमारा बीटा कोण रहता है वो सदैव हमारे अल्फा कोण से हमेशा
छोटा रहता है। तो यही आपका पूरा मैकेनिज्म ही आपका यहाँ पर व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहलाता है। पूरी आपको ये जो सारी थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चैन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसको हम डबल स्लाइडर क्रैंक चैन को हम दोहरा सरक क्रैंक चैन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहाँ पर देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक शुद्ध गति चेन जिसमें दो हमारे टर्निंग पेयर और दो हमारे स्लाइडिंग पेयर होते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक चैन कहलाता है। डबल का मतलब ये होता है आपके दो टर्निंग पेयर और दो आपके यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर होते हैं, तो वो आपका हमारा यहाँ पर डबल स्लाइडर क्रैंक चैन कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर आपके ब्लॉक बी तथा सी पर, यहाँ पर आपका जो ब्लॉक बी है और यहाँ पर जो आपका ब्लॉक सी है वो प्लेट के खांचों के साथ एक एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पर ब्लॉक बी है और ब्लॉक सी है, तो यहाँ पर क्या इनके खांचों के साथ एक एक पेयर बनाते हैं, जबकि जो हमारा कड़ी डी रहता है उसके साथ हमारा टर्निंग पेयर बनाते हैं। इसे हम दीर्घवृत्त खींचने का यंत्र विन्यास भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चैन की। डबल स्लाइडर क्रैंक चैन होती क्या, तो डबल स्लाइडर क्रैंक चैन एक शुद्ध गति चेन होती है जिसमें हमारे दो टर्निंग पेयर और दो हमारे स्लाइडिंग पेयर होते हैं। इसका डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चैन क्या होता है, इसके इन्वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप आता है आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म, मतलब स्कॉच योग यंत्र विन्यास क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्कॉच योग यंत्र विन्यास एक ऐसा यंत्र विन्यास होता है, इस मैकेनिज्म में हम उपयोग की गई जो हमारी घुमाव गति को हम कहाँ पश्चाग्र गति में बदलने के लिए करते हैं। तो आपका स्कॉच योग जो आपका स्कॉच योग यंत्र विन्यास होता है फ्रेंड्स, सब इसका उपयोग हम कहाँ घुमाव गति को हमारी जो टर्निंग मोशन होती है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि यह उत्क्रमण कड़ी बी, मतलब हमारा ये पॉइंट बी तथा ये आपका पॉइंट सी को स्थिर करके, मतलब हमारे बी और सी पॉइंट को स्थिर करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपको चित्रानुसार में ब्लॉक बी फिक्स है तथा आपका कड़ी डी बी पर घूमती है। यहाँ पर देखिए आपका जो ब्लॉक बी है वो आपका फिक्स है और जो आपका ये डी पॉइंट है इसी बी के परिता ही हमारा क्या कर रहा है, घूम रहा है। और फ्रेम ए हमारा क्या है, पश्चाग्र गति कर रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पर ए होना चाहिए, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा। जो फ्रेम ए है हमारा इधर से वो हमारा पश्चाग्र गति करता है, जिससे हमारा पिस्टन सिलेंडर में आगे और पीछे की ओर चलता है। यहाँ पर जो आपका पॉइंट ए होगा वो पश्चाग्र गति करेगा, तो हमारा ये जो पिस्टन है ये आपका पॉइंट ए होगा फ्रेंड, सॉरी ये यहाँ पर आपका पॉइंट ए है और यहाँ पर जो आपका ये पिस्टन है वो उसी के परिता रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। उसके बाद कह रहा है कि स्थिर ब्लॉक बी फ्रेम को गाइड करता है। जो हमारा स्थिर ब्लॉक बी होता है वो इस पूरे फ्रेम को गाइड करता है कि आपको कहाँ पर और किस प्रकार चलना है। आइए अब पढ़ लेते हैं पेंटोग्राफ के बारे में और जानते हैं कि पेंटोग्राफ होता क्या है। तो पेंटोग्राफ एक चित्र में आपको यहाँ पर पेंटोग्राफ विन्यास दिखाया गया है। इस यंत्र विन्यास के द्वारा किसी बड़े या छोटे समान आकार में दिए गए बिंदु का पथ बनाया जाता है। तो पेंटोग्राफ का क्या कार्य होता है, तो पेंटोग्राफ का एक ही कार्य होता है कि किसी दिए गए बड़े या छोटे समान आकार में दिए गए बिंदु का, इससे हम पथ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि ए बी सी तथा डी एक पी पॉइंट है। इसको हम चित्र के माध्यम से ही समझते हैं क्योंकि चित्र के माध्यम से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी भी होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि चार कड़ियाँ हमारी ए बी सी डी यहाँ पर हैं, तो ये तो आपको समझने के लिए बताया गया। तो आपका मेन फिगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी पॉइंट हो गया और डी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने चार कड़ियाँ ए बी सी डी मान ली जो कि हमारे बिंदु पिन की सहायता से जुड़ी हुई हैं या बिंदु पिन की सहायता से इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि जो हमारी कड़ी ए बी है और सी डी है, जो हमारी कड़ी ए बी और हमारी जो कड़ी सी डी है, और फिर कह रहा है कि जो हमारी कड़ी बी सी है और जो हमारी कड़ी ए डी है, ये जो कड़ियाँ हैं ये आपस में समांतर हैं तथा यह हमारा एक घुमाव युगल
बनाती हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी कड़ी ए बी है, इस वाली कड़ी की बात कर रहा है, जो हमारे यहाँ पर कड़ी ए और बी की बात कर रहा है, वो बिंदु ओ तक मतलब पिन की सहायता से यहाँ पर बढ़ाया जाता है। फिर बात कर रहा है, कह रहा है कि कड़ी ए डी को पी तक इतना बढ़ाया जाता है, जो हमारी कड़ी यहाँ पर ए और डी की बात कर रहा है कि मतलब कड़ी डी को इतना बढ़ाया जाता है कि वो हमारा बिंदु पी तक, तथा कड़ी जो हमारा एडी की बात कर रहा है तो इसको हम इतना बढ़ाते हैं कि वो हमारा बिंदु पी तक बढ़ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी कड़ी बीसी है उसको हम क्यू को मिलाने वाली रेखा पर ओ से गुजरती है। मतलब कि जो हमारी यहाँ पर कड़ी बीसी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसी को मिलाने वाली रेखा के ऊपर से ये हमारी गुजरती है। यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से देख रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु P तथा इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है बिंदु P तथा कड़ी BC पर बिंदु Q को मिलाने वाली रेखा, मतलब कड़ी जो हमारा बिंदु P है तथा कड़ी हमारी BC की बात कर रहा है। तो ये यहाँ तो हमारी बात होगी बिंदु P की, और फिर कह रहा है कि पॉइंट हमारा जो BC है उस BC पर Q को मिलाने वाली, मतलब ये जो Q को मिलाने वाली रेखा है वो हमारी O से गुजरती है। तथा जब पूरे यंत्र विन्यास को इस प्रकार से हम घुमा देते हैं या घुमा दिया जाता है कि जो हमारा बिंदु P है वो किसी भी दिए हुए पथ से गुजरे तो बिंदु Q भी P जैसा ही हो। मतलब जब हम किसी भी पॉइंट पर P को घुमा देंगे तो ये जिस प्रकार भी गुजरे कि उसी तरह हमारा Q भी सेम उसी तरह गुजरे जैसा कि हमारा P गुजरता है, परंतु उससे छोटा गति पथ दर्शाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली हमारी जो लिंक है वो ज़्यादा लंबी है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आपका जाएगा। तो लेकिन जो आपका Q वाला पॉइंट होगा वो कम ही यहाँ तक, जैसे आपको Q1 तक दिखाया गया है वो यहीं तक आ पाएगा। वही बात आपका यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है कि पश्चात इंजन के पिस्टन का विस्थापन मापने में भी हम इसका पेंटोग्राफ का उपयोग करते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम हुक जोड़ तथा यंत्र विन्यास के बारे में कि हुक जॉइंट क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब पढ़ लेते हैं कि हुक जोड़ यंत्र विन्यास क्या होता है। तो इस यंत्र विन्यास का प्रयोग दो असमांतर परंतु काटने वाले शाफ्टों को हम जोड़ने में करते हैं। तो जॉइंट का सबसे मेन काम होता है कि दो असमांतर परंतु काटने वाले शाफ्टों को जोड़ना ही आपका हुक जोड़ का कार्य होता है। इसमें दोनों शाफ्टों का किनारा चिमटे की तरह होता है और यह एक क्रॉस को दोनों चिमटों के बीच इस प्रकार से लगाया जाता है कि प्रत्येक चिमटे में क्रॉस की भुजा बसी रहती है या बंधी रहती है। फिर कह रहा है कि यह जोड़ सार्वत्रिक जोड़ कहलाता है। ये जो आपका जॉइंट है हुक जोड़, इसको हम यूनिवर्सल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है कि यह एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर गति को ट्रांसमिट करने के काम आती, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर्स के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर आपकी चित्र में दो शाफ्टें दिखाई गई हैं, जिनको ये देखिए जो हमारे ये आपका ये चिमटा दिखाया गया है और ये हमारा क्रॉस है। इन्हीं और चिमटे की सहायता से और क्रॉस की सहायता से ये सब आपस में इस प्रकार बंधे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए।